Hello everyone, Jai Hind. Welcome to my channel English by Kirti. This channel is going to be your haven for English preparation. So how are you all? I hope all my aspirants are fit as a fiddle. And before moving forward, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि दिस कोर्स इज़ इंटेंडेड फॉर एनडीए एंड सीरियस एस्पिरेंट्स बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन उनके लिए भी ये कोर्स इक्वली बेनिफिशियल होगा. सो आई होप सबने अपनी तैयारी मेरे साथ शुरू कर दी है. सो यू ऑल आर रेडी टू हिट द ग्राउंड रनिंग. सो आई कैन जस्ट से ऑल आइज एंड ईयर्स. और चलो आज का सेशन शुरू करते हैं. यहाँ पे देखो टॉपिक लिखा हुआ है, वन नाउन मिस्टेक कैन कॉस्ट यू अ क्वेश्चन. वेरी ट्रू. एग्ज़ाम में नाउन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन के ही आएंगे. नाउन किसी भी तरह के क्वेश्चन में कहीं पर भी हो सकता है और उस समय वो आपको हेल्प कर सकता है. ये बिल्कुल बेसिक है ग्रामर का और यदि आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है. इसलिए पूरा अटेंशन देना है. और हाँ, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आपके पास नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखोगे आप अपने साथ एक नोटबुक रखिए और उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करना है. आप ये नहीं सोचोगे कि ठीक है मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ जाएंगे, बाद में रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि ये आपका टाइम किल करेगा. इसलिए अपने टाइम को सेव करने के लिए तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर दो और जिससे कि आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी. तो चलो भाई आज का टॉपिक शुरू करते हैं. हमारा टॉपिक है नाउन और इस नाउन टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए. नाउन, द नेमिंग पावर ऑफ इंग्लिश. पिछली क्लास में जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, जस्ट हमने एक छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें सिर्फ देखा था कि नाउन क्या होता है. एक नेमिंग वर्ड है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है. अब इसे नेमिंग पावर क्यों कहा गया है? क्योंकि नाउन केवल नेम से रिलेटेड नहीं है, ये जेरेंड से भी रिलेटेड है, जो कि इंग्लिश ग्रामर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है. चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमें ये देखना है कि नाउन के प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं. थोड़ा सा तो उस दिन हमने डिस्कस कर ही लिया था और आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये एक सेंटेंस का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है. और इस बेसिक स्ट्रक्चर में आई टोल्ड यू दैट डे कि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं. चलो, जैसे मैंने बोला कि आई टीच इंग्लिश. ओके, आई टीच इंग्लिश. अब यहाँ पर मान लीजिए मैं इस आई को रिप्लेस करना चाहती हूँ किसी के नाम से. मान लीजिए मैंने कहा कीर्ति, माय नेम इज़ कीर्ति, तो मैं अपना नाम यहाँ लिखती हूँ. तो अब यहाँ पे हमारा वर्ब भी चेंज हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा. देखो ये सब आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती जाऊँगी. कीर्ति टीचर्स इंग्लिश. अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए कि हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर एक नाउन आ गया है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी एक नाउन आ गया है. मीन्स ये हमारा पहला वाला पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हु के क्वेश्चन का आंसर आता है और यहाँ पर व्हाट या फिर हुम का आंसर आता है. राइट? तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आता है और ना केवल नेमिंग वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, जिसे हम दूसरे टर्म्स में जेरेंड बोल देते हैं, क्योंकि नाउन से हम अंडरस्टैंड करते हैं जस्ट नेमिंग वर्ड को. तो इसलिए एक अलग वर्ड जो कि वर्ब है लेकिन आईएनजी फॉर्म में आया है, उसे हमने नाउन की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया है, इसलिए उसे हम एक नया नाम दे देते हैं. वो मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाती हूँ. तो अभी हमने सबसे पहले देखा कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है. दूसरा, अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई बॉट अ कार. ओके, या फिर मैंने लिखा कि शी एट एन एप्पल. ओके,
इन दोनों एग्जाम्पल्स को ज़रा ध्यान से देखिए. आई बॉट अ कार एंड शी एट एन एप्पल. यहाँ पर वर्ड कार ऑब्जेक्ट की जगह पर है, एप्पल भी ऑब्जेक्ट की जगह पर है. देख के क्लियरली समझ में आ रहा है ये नाउन है. लेकिन कई बार ऐसा होगा कि सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि नाउन कहाँ पर है. तब आपको हेल्प मिलेगी एक नई चीज़ की, जो कि है आर्टिकल. तो मतलब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो, आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ नाउन. वी शुड राइट दिस. ओके, आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ नाउन. देखो बेटा, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल जो टॉपिक है, यदि नाउन एग्जिस्ट नहीं करता है तो आर्टिकल का कोई रोल नहीं है. क्योंकि आर्टिकल का इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ इतना ही रोल है कि वो नाउन के पहले आता है. ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, डेफिनेट इंडेफिनेट टाइप के दोनों आर्टिकल्स पढ़ेंगे. सो आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ नाउन. अब हम मूव करते हैं नंबर 3 पर. नंबर 3 पे देखो, तीसरी चीज, यदि मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, शी टुक माई बुक. ओके, अब इस सेंटेंस में यहाँ पे आप देखोगे कि वर्ड बुक हमें समझ में आ रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर है. लेकिन लंबे सेंटेंस में हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है माई. तो अब ये वर्ड क्या है? इस वर्ड को हम बोलते हैं डिटर्मिनर. ओके, तो अब तीसरी चीज आप यहाँ पे देख लोगे कि डिटर्मिनर के बाद नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, डिटर्मिनर के बाद नाउन आएगा. ये रूल है, तो रूल है. डिटर्मिनर्स भी आपको पढ़ाऊंगी अभी एडजेक्टिव के चैप्टर में. सो डिटर्मिनर्स कई तरह के होते हैं, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आ जाएगा हिज बुक, हर बुक, माई बुक, वहाँ पे सब जगह ये नेक्स्ट वर्ड नाउन ही होना है. एंड इसके बाद नंबर 4 पे आप देखिए, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आ सकता है, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, डिटर्मिनर के बाद नाउन आएगा, और उसके बाद एक और चीज लिखवाती हूं, जल्दी से नोट डाउन करो. अगला सेंटेंस देखो. अगले सेंटेंस में मैंने लिखा, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. यहां पे देखो, वैसे तो सेंटेंस में बड़े इजीली देख के समझ में आ रहा है कि स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ जो होती है उसकी बात हो रही है, तो ये नाउन है. लेकिन इसके पहले हमारे पास आया हुआ है प्रेपोजिशन. देखिए, तो बस ये 4 प्लेसेस होते हैं नाउन के जो ध्यान रखने हैं. इससे ज़्यादा अभी इस स्लाइड में और कुछ भी नहीं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन देख के पहचान सकते हो. दूसरा, आर्टिकल के बाद नाउन पहचान सकते हो. डिटर्मिनर के बाद नाउन आएगा और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा. प्रीपोजिशन के बाद बेटा अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो बस इतना याद रखो कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा. और अभी जब प्रोनाउन के चैप्टर में मूव करेंगे तब मैं बताऊंगी कि प्रोनाउन की क्या क्या पोजीशन हो सकती है. सो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ नाउन पे अटेंशन पे करो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए. नोट इट डाउन. चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स हो सकते हैं. बहुत तरह की नाउन होती है और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स को इंक्लूड किया हुआ है. इसके आगे भी आपको समझाऊंगी. तो देखो, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन. अभी फिलहाल हमें सिर्फ इन 5 के ऊपर ध्यान देना है, 5 पे फोकस करना है. यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें लिखते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए. मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बॉय लिखा, यहाँ गर्ल लिखा, इधर मैंने एक रिवर लिख दिया, यहाँ पे एक सिटी लिखती हूँ, हियर आई राइट लैंग्वेज, ओके, एटसेट्रा. तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक जनरल नेम को. सी, ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग जनरल नेम. यदि मैंने बॉय बोला तो कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल बोला तो कोई भी लड़की हो सकती है. आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिवर, सिटी और लैंग्वेज. तो ये हुआ कॉमन नाउन. मीन्स एक कॉमन वर्ड जो पूरे के पूरे उस प्रजाति के लिए यूज़ किया जा सके या उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जा सके. जैसे बहुत सारे शहर हो सकते हैं, कंट्रीज हो सकती हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं. तो ये एक कॉमन वर्ड होता है उस तरह की एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए. अब इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं. बॉय की जगह पे मान लीजिए मैंने लिख दिया रवि.
गर्ल की जगह पे मैंने लिखा निशा। रिवर की जगह पे मैं लिख देती हूँ गंगा। सिटी में मान लीजिए मैंने लिख दिया भोपाल। ओके, एंड लैंग्वेज मैं लिख देती हूँ इधर इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलेगा कि रवि मीन्स मैं स्पेसिफिक किसी लड़के की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप बोलो मैम बहुत सारे रवि हो सकते हैं इस दुनिया में, डेफिनेटली हो सकते हैं, बट मान लीजिए मेरी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं और मैं स्पेसिफिकली रवि की बात करूँ तो ये एक स्पेसिफिक नेम है। मतलब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम होता है। यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी नाउन इज कैपिटलाइज। फर्स्ट लेटर को प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। किसी भी सेंटेंस में इनकी पोजीशन बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में कहीं भी होने दीजिए, लेकिन जब भी ये आएंगे तब इन्हें हमेशा कैपिटल करके ही लिखा जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं है। कॉमन नाउन का वर्ड यदि सेंटेंस की बिगिनिंग है तो कैपिटल जाएगा फर्स्ट लेटर, अदरवाइज नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ये होता है, ये स्पेसिफिक नेम है, इसलिए ये कहीं पर भी आएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाएगा। तो आई होप ये दो क्लियर हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ का जो नाम है इस दुनिया में वो सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। गॉट इट? अब उसके बाद हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, इसे आप टच नहीं कर सकते, इसे आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ फील किया जा सकता है। देखो ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको देती हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट लव, फिर ये एक बहुत कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, देखो हेट। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा जाता है तो समटाइम्स पीपल रिप्लाई दैट लव, हेट ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बट देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लें। मान लो मैं बोलूँ कि आई हेट हिम, तो यहाँ पे हेट तो वर्ब की कैटेगरी में है ना, वो तो एक बात को बता रहा है ना कि मैं उससे नफरत करती हूँ, नफरत करने का काम हो रहा है, मतलब ये वर्ब की कैटेगरी में आ रहा है। तो जब ये वर्ब है तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे डाल दिया है? इसलिए हेट नहीं, बल्कि हेट की जगह क्या आना चाहिए? इसकी जगह देखो बेटा हेट्रेड आएगा, है ना। लव और हेट नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हेट को देख के कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो दैट इज नॉट हेट, इट्स हेट्रेड, रिमेंबर। इसके बाद देखो और दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम, जैसे होप है एंड सिंपैथी, एम्पैथी, हैप्पीनेस, नॉलेज, पीस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जितनी भी स्लाइड से हम गुजर रहे हैं हर स्लाइड में डेफिनेटली आपको वोकैबलरी बहुत सारी मिलने वाली है। मैं हर सेशन में कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत सारी वोकैब प्रोवाइड करूँ, जिसे आप अपने नोटबुक में लिखते जाओ और उसे बार बार रिवाइज करते जाओ। रेगुलर रिवीजन यदि आप करोगे बेटा तो ये आपकी स्टडी को कंसोलिडेट कर देगा, इसलिए रिवीजन मस्ट है। यदि रिवीजन नहीं करते हो तो एट द एंड आप बिल्कुल एक पेनेलोपी वेब में फंसने वाले हो। इसलिए जो पढ़ रहे हो लिखो और उसको रिवाइज करो। गॉट इट? अब यहाँ पे लव, हेट्रेड, होप, हैप्पीनेस, नॉलेज ये सब ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे दो वर्ड्स आ जाते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। इन दोनों वर्ड्स को ज़रा सा समझ लो क्या होता है। सिंपैथी का मतलब होता है कि जब आप किसी से सहानुभूति रखते हैं, किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है एंड यू फील सॉरी अबाउट इट, तो बस वो सिंपैथी होती है। लेकिन एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सामने वाले की जो फीलिंग है उसको समझना। ओके, इफ यू फील लाइक बीइंग इन समवन्स शूज,
देन इट इज एम्पैथी। मतलब किसी का दुख सुन के आप उसे अपना दुख मानकर उसे महसूस करने लग जाओ, और जिस तरह से सामने वाला रो रहा है आपको भी यदि रोना आ गया तो समझ लो कि वो एम्पैथी है। तो सिंपैथी और एम्पैथी में बस इतना ही डिफरेंस है कि सिंपैथी में हाँ ठीक है, आप सहानुभूति दिखा देते हो कि अरे मुझे बड़ा बुरा लगा सुनकर, लेकिन एम्पैथी में आप बिल्कुल उसके दुख में शामिल हो जाते हो। तो ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, इनको ज़रा ध्यान रखिएगा। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे आप सिर्फ फील करते हो, और इसके अलावा इसे आप टच नहीं कर सकते। इसे आप मेजर कैसे करोगे? क्या इसे काउंट कर सकते हो? लव को, हेट्रेट को, होप को, हैप्पीनेस को, एम्पैथी, सिंपैथी, पीस को, किसी भी चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते। क्या इसका वजन कर सकते हो? कैन यू वे? नो, आप इसका वजन भी नहीं कर सकते कि कितना किलो प्यार है, राइट? आप सिर्फ इसे एक मेजर कर सकते हो, एक यूनिट दे सकते हो। कैसे? जैसे कि आप सिर्फ बोल सकते हो कि लॉट्स ऑफ लव, राइट? तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जितने भी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलती हूँ आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, प्लास्टिक, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें, मतलब लिक्विड चीज़ें हो सकती हैं या कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं, हमें ये रॉ फॉर्म में मिलते हैं, इन्हें मटेरियल नाउन बोला जाता है। मटेरियल से नाम क्लियर है कि ये मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मटेरियल नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें आपको बता देती हूँ, जैसे कि मटेरियल नाउन को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हो कि मेरे पास 4 गोल्ड है। आपको बताना पड़ेगा कि 4 गोल्ड की चेन है, 4 गोल्ड की रिंग है, या फिर एक बिस्किट है उसका, राइट? तो आपको बताना पड़ेगा, उसको यूनिट में करके आपको बताना पड़ेगा, आप काउंट नहीं कर सकते। गॉट इट? अब मटेरियल नाउन देखो, मटेरियल्स हमें नेचर से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, और मैन मेड भी होते हैं। तो तरह तरह के मटेरियल नाउन हो सकते हैं। छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, इसके अलावा कोल हो गया, और जितने भी मेटल्स होते हैं रॉ फॉर्म में, वो सारे नेचर से मिल रहे हैं। दूसरा, हमें एनिमल्स से चीज़ें मिलती हैं, जैसे वुल मिलता है, एंड लेदर मिलता है, मीट मिलता है, ये सारी की सारी चीज़ें एनिमल्स से मिल रही हैं। आफ्टर दैट प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, वुड मिलता है, ये सारी चीज़ें भी मटेरियल नाउन हैं, और मैन मेड में इसके बाद सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट? सो मैन मेड में मान लीजिए जैसे हमने प्लास्टिक बना लिया, हमने 2 मेटल्स को मिला के तीसरा बना लिया, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैन मेड होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो बेसिकली ये सब्सटेंस रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं, इन्हें मटेरियल नाउन बोला जाता है, और इनकी भी काउंटिंग नहीं होती है। आई थिंक इतना क्लियर है। अब मूव करते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक समूह को, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक ही प्रजाति के। कभी भी कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कलेक्टिव नाउन एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैं बोलूँ एनिमल, तो वो एनिमल एज अ कॉमन यूज हुआ है। एनिमल कुछ भी हो सकता है, गाय हो सकती है, शेर हो सकता है, हाथी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन में हर तरह के एनिमल के ग्रुप के लिए एक वर्ड होता है। जैसे कि फर्स्ट हम ले लेते हैं, फर्स्ट वर्ड है प्राइड। प्राइड क्या है? ग्रुप ऑफ लायंस। एंड प्लीज पे अटेंशन टू my pronunciation as well, because in my previous class I told you that Rome was not built in a day। मतलब कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होने वाली है, टाइम लगता है, इसलिए हमें हमारे रिटन के साथ साथ स्पोकन की भी प्रिपरेशन करनी है। दैट्स वाई पे अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग एज वेल। देखो यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारे पास कम्युनिकेशन में कुछ स्किल्स होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, आपकी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। इन चारों स्किल्स के ऊपर हमें एक साथ हैंड इन हैंड काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक चीज़ अभी करते हैं दूसरी बाद में करते हैं। हमें इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, हर चीज़ का कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। ओके,
तो तब कहीं जाके एक सॉलिड तैयारी होने वाली है। तो चलो अभी देखा हमने कि ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। अब मान लीजिए टीचर्स का ग्रुप है, एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, तो उसे हम बोल देंगे स्टाफ। ओके इसके अलावा प्लेयर्स हैं, जैसे कुछ प्लेयर्स कोई भी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, वो कहलाएगी टीम, राइट। फ्लावर्स यदि ग्रुप में है तो उन्हें बुके बोल दिया जाता है। मान लीजिए हमारे दर्शक जो कि किसी मैच को देख रहे हैं, उनका ग्रुप कहला जाएगा स्पेक्टेटर्स। देन जो सुनने वाले लोग हैं उनका ग्रुप कहलाएगा ऑडियंस। जो गाना गा रहे हैं वो होगा क्वायर। जो म्यूज़िक बजा रहे हैं बैंड्स, उसको कहा जाता है बैंड। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन हमारे पास बहुत सारे होते हैं। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए ये है कि अब आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन दिखने वाले हैं। मैं ज़रा एक तरफ हो जाती हूँ, उसके बाद आप देखिए कि आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे कलेक्टिव नाउन वन बाय वन दिखते जाएंगे। इन कलेक्टिव नाउन की तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। ये कलेक्टिव नाउन आपकी जो भी वोकैबलरी है उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन को अपनी वोकैबलरी में ऐड करना ही है। बिकॉज यदि आप ये कलेक्टिव नाउन याद नहीं करते हो, देन समटाइम्स व्हेन यू टॉक फ्लुएंटली इन इंग्लिश यू माइट स्टक समवेयर। आप अटक जाओगे कि कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो स्क्रीन पे दिखने वाले जितने भी कलेक्टिव नाउन आप देख रहे हो, गुड न्यूज़ यही है कि ये सारा का सारा PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस PDF को अपने फ़ोन में रख लीजिए, चाहिए तो प्रिंट आउट ले लीजिए और थोड़े थोड़े दिन में उसका रिवीजन करते रहो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कलेक्टिव नाउन बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें कई बार लगता है कि इसको कैसे यूज़ किया जाए, लेकिन जब आप इसको प्रॉपरली याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको ये कहीं ना कहीं यूज़ करने में आएगा। आप किसी को बोलते हुए सुनोगे तो वहाँ पर दिखाई देगा। तो इसलिए कलेक्टिव नाउन को आप बिल्कुल भी एक तरफ मत करिए, साइड लाइन मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप वोकैबलरी को साइड लाइन कर रहे हो तो वो टाइम फिर आएगा कि जब आपकी पुअर वोकैबलरी आपको साइड लाइन करेगी। सो दैट्स वाई you need to maintain a strong resolve to succeed. So that's why pay attention to everything, note it down properly, और ये सारा का सारा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमने ये जो 5 तरह के नाउन पढ़े हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिख रहा है। देखो 1 2 3 पार्ट्स में है, जिसमें कि कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं। मैंने कोशिश की है कि थ्रू आउट द लेक्चर आपको वोकैब मिलती रहे, चाहे वो बोर्ड के थ्रू हो, रिटन फॉर्म में, या फिर मेरे थ्रू हो, लेकिन आपको वोकैब मिलती रहे, जिससे मैक्सिमम वोकैबलरी आपके नोटबुक में और आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे इसको रीड करना स्टार्ट करो। अयान वर्कड इन अ लेबोरेटरी एट इसरो। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं, बड़ा इजी है पहचानना क्योंकि पैराग्राफ बिल्कुल सिंपल है। अयान को देखते हो यहाँ पे, ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, प्रॉपर नाउन है। देखो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। बेटा हमने अभी 5 तरह के नाउन पढ़े हुए हैं और उसके बाद हमने डायरेक्ट ये एग्जाम्पल ले लिया है। तो ये एग्जाम्पल आप देखोगे कि ये आपके लिए लाइट बल्ब मोमेंट होने वाला है। मतलब आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा कि हमने जो 5 तरह के नाउन पढ़े हुए हैं वो कैसे एक पैराग्राफ में, एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। चलिए अगला देखो। सो अयान वर्कड इन अ लेबोरेटरी एट इसरो। लेबोरेटरी किसी भी तरह की हो सकती है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि किस तरह की लेबोरेटरी है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर तरह की लैब होती, ये फिजिक्स लैब होती, केमिस्ट्री लैब होती, तो हम इसे प्रॉपर नाउन में रख देते, ठीक है ना, कि वो पर्टिकुलर टाइप की लैब है। लेकिन यहाँ पे ये लैब किसी भी तरह की लैब को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कॉमन नाउन है। एट इसरो, ये इसरो एक प्रॉपर प्लेस है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। हिज क्यूरियोसिटी इंस्पायर्ड हिम टू स्टडी स्पेस साइंस। क्यूरियोसिटी दिखती है क्या? क्यूरियोसिटी नहीं, सिर्फ फील होती है, वो उत्सुकता जो है वो सिर्फ फील होती है, दैट्स व्हाई इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला देखो, द एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ों पे ध्यान दो। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जो डिटर्मिनर्स आते हैं उनके बाद
नाउन आना चाहिए। तो हमारा ये डिटर्मिनर है बेटा, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनर है हिज, उसके बाद आया हुआ है नाउन। आगे देखो यहाँ पे आर्टिकल आया है और आर्टिकल के बाद ये आ गया नाउन जो कि मटेरियल नाउन है। सो द एल्यूमिनियम बॉडी ऑफ अ सैटेलाइट रेस्टेड ऑन द टेबल। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे अक्सर ये होता है कि टेबल, टेबल, इस तरह की गलत प्रोनाउंसिएशन हम अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है टेबल, टेबल। यहाँ पे ए का साउंड है, मतलब ए और वाई वाला साउंड है। यदि आप इसको बोलो तो आप ऐसे बोल सकते हो टेबल, स्पेलिंग नहीं है, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए बता रही हूँ। सो द टेबल वाइल अ टीम, देखिए अगेन वी हैव आर्टिकल और ये टीम आ गया, किस तरह का नाउन है, कलेक्टिव ऑफ इंजीनियर्स। यहाँ पे इंजीनियर नहीं बोलोगे, ई नहीं बोलोगे, ए बोलोगे। इंजीनियर्स टेस्टेड इट्स सिस्टम्स, their work demanded discipline. Discipline is also abstract noun and focus. When the satellite finally succeeded, the group, article, collective noun, felt immense pride. Pride is also can be felt, so abstract noun है, और immense मतलब है बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत हद तक, बहुत लेवल तक इमेंस प्राइड फील हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत हाई थी। तो आई होप इस तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप कोशिश करोगे कि हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स, मतलब एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करना, जो पढ़ा हुआ है उसको प्रैक्टिकल वे में यूज़ करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स लेकर आऊँगी और आइडेंटिफिकेशन भी, वंस वी कंप्लीट आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके बाद आइडेंटिफिकेशन शुरू करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो कॉमन नाउन, सबसे पहले कॉमन नाउन पढ़ाया था। कॉमन नाउन में भी कुछ टाइप होते हैं, और अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो ज़रा, दिस एंड दिस, ये जो दो कॉलम आपको दिख रहे हैं मस्कुलिन एंड फेमिनिन, इन दोनों के अंदर मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स रखे हैं जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव ही हो। सिंपल से एग्जाम्पल नहीं लिए हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, नोट डाउन करना है। देखो मस्कुलिन एंड फेमिनिन, थोड़ा सा नाम से समझ में आ रहा है। मस्कुलिन का मतलब होता है वो वर्ड्स जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फेमिनिन का मतलब वो वर्ड्स जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं इन दोनों पर आऊँगी। तो अभी हम बात करते हैं कॉमन नाउन के अंदर सिर्फ मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन की। देखो सबसे पहला वर्ड लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी, सो मतलब मकान मालिक और मकान मालकिन। रूस्टर और हेन, ये तो शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, मुर्गा मुर्गी। देन मास्टर मिस्ट्रेस, मास्टर का मतलब आपका जो मालिक है, और मालकिन। ब्राइड ग्रूम ब्राइड, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा और ब्राइड मीन्स दुल्हन। टाइगर टाइग्रेस मतलब शेर शेरनी। मिल्कमैन मिल्कमेड। अब ज़रा इस वर्ड के ऊपर ध्यान दो, HORSE। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, इंग्लिश में हमारा ये जो लेटर है ये मिसप्रोनाउंस्ड है ना, क्योंकि हमने अब तक जो पढ़ा हुआ है हमने इसे पढ़ा है एच। जब आप इसे बोलोगे आपके लिप्स पीछे की तरफ जाते हैं एच, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है एच। लिप्स पीछे नहीं जा रहे हैं बल्कि आगे की तरफ आ रहे हैं, एच। सो प्लीज़ करेक्ट दिस, क्योंकि समटाइम इट हैपन्स, किसी का नाम पूछा समझ नहीं आया, तब आप बोलते हो कि कैन यू प्लीज़ स्पेल योर नेम, और जब आपके नाम में एच आता है और आप उसे एच बोलते हो तो वो बड़ा वियर्ड साउंड करता है। हो सकता है आपको नहीं साउंड करे, सामने वाले को साउंड नहीं करे, क्योंकि यू गाइस आर नॉट फेमिलियर विद दैट, लेकिन जिसको है वो इसको नोटिस करता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले देखो, प्रोनाउंसिएशन इज एच। इसको आप बार बार बोल के देख लीजिए। तो अब इसके बाद हमारा जो वर्ड है, देखो यहाँ पीछे मैंने HORSE, इस वर्ड को अभी तक थोड़ा सा हिंदी में लिखती हूँ, जो स्टूडेंट्स हिंदी जानते हैं वो इसको समझ पाएंगे। देखो हॉर्स, अब तक इस तरह से प्रोनाउंस किया है हॉर्स, गलत नहीं है, लेकिन जब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना ही है तो क्यों ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़े से चेंजेस कर लिए जाए। इसमें ओ की मात्रा लगा दो और अब बोल के देखो, हॉर्स। ओके, सो दिस इज नॉट हॉर्स, दिस इज हॉर्स।
So try to say that. Horse, mare. अगला वर्ड है HEIR. देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज HEIR. इस वर्ड का मतलब होता है वारिस. ठीक है, वारिस सभी समझते हैं, मतलब किसी की डेथ के बाद उसकी संपत्ति जिसे मिलने वाली है, उसकी प्रॉपर्टी जिसे हैंड ओवर होने वाली है, उसे हम वारिस कहते हैं. लेकिन इसमें एज साइलेंट है, वो नहीं बोला जाएगा. इसको हम सिंपली बोलते हैं ए. ए, सिंपली ए. कैसे बोलोगे? ए. तो ये जब मेल वारिस होगा तो उसे एयर बोला जाता है, और जब फीमेल होती है तो उसे एयर्स बोला जाता है. एरिस, एरिस. ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज इस पे ज़रा ध्यान दो, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम. इस वर्ड को बोला जाएगा फियांसे. फियांसे का मतलब होता है मंगेतर. ये कौन है? ये लड़का है. ठीक है, बॉय लिख देते हैं. किसी लड़की का जो मंगेतर है उसे फियांसे बोलोगे, और जब गर्ल है तो उसमें सिर्फ एक ई ऐड हो जाता है. ध्यान दीजिए प्लीज गाइस, मस्कुलिन और फेमिनिन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से याद करो, इसलिए क्योंकि जब मैं आगे आपको क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ाऊंगी, उस क्वेश्चन टेक्स्ट के दौरान ये दोनों कॉलम बहुत काम में आने वाले हैं. एट दैट टाइम आपने आज जितना मेमोराइज किया है और जितना रिवीजन किया है वो आपको हेल्प करेगा. तो चलो, ये वर्ड लिखा हुआ है फियांसे, और एक्स्ट्रा ई के साथ वो फियांसी नहीं हो जाएगा, वो भी फियांसे ही रहेगा. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है एक ई का. अब यहाँ पे ना एक बड़ी मज़ेदार सी बात डिस्कस करते हैं. देखो, आपको लग सकता है कि आउट ऑफ कोर्स है ना, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कोई भी चीज़ अलग नहीं होती है, क्योंकि जब पढ़ना है तो पढ़ना है. ऑलवेज अपने अंदर ना एक इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी को रखा करो. कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देखो, कुछ लोगों में ना एक बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोग जो होते हैं उनमें कुछ इनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनेट क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को लर्न करने की. लेकिन यदि नहीं है वो, तो फिर क्या किया जाए, वो डेवलप करनी पड़ती है. और वो डेवलप कैसे होती है? क्योंकि कुछ लोगों को एकदम से दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि सब तो ठीक लिखा है, लेकिन ये ई के ऊपर एक ये मार्क क्या लगा दिया है, ये कुछ अलग सा साइन दिख रहा है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ध्यान नहीं देंगे. आपने जब रीडिंग की होगी तो रीडिंग में भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, बट हम उस पर अटेंशन पे नहीं करते हैं. तो वो लोग जिनको ये चीज़ इनेट नहीं मिली है, तो वो इसको डेवलप कर सकते हैं. और मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि ये जो थर्स्ट होता है नॉलेज एक्वायर करने का, इसे कभी भी क्वेंच मत होने दो, कभी भी इस प्यास को बुझने मत दो, शांत मत होने दो, बल्कि और ज़्यादा चीज़ों को जानने की उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए. तब कहीं जाके आप अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करते हो, जिससे कि आप अपने इन्वायरमेंट में आसपास बहुत सारी चीज़ों को देख के बहुत कुछ सीख जाते हो. कभी भी ना एकदम लेज़ी हो के मत बैठो, कभी भी एकदम आइडल मत रहो कि ठीक है होगा, क्या पता क्या है. एक क्यूरियोसिटी रखो कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं, इसका नाम ये क्यों है, राइट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जिससे कि आप कभी इस तरह के साइन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कुछ डिफरेंट सी चीज़ है. ओके, तो अब यहाँ पे ये जो साइन लगा हुआ है इसे बोला जाता है डायक्रिटिकल मार्क. ओके, बड़ा डिफरेंट सा वर्ड है, आपके सब्जेक्ट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ. और ये क्यों लगाया जाता है? देखो, हमारी इंग्लिश बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है. क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इसने कभी जर्मन लैंग्वेज से ले लिए, कभी फ्रेंच से ले लिए, कभी पोर्चुगीज़ से ले लिए, कभी स्पेनिश से ले लिए. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मिक्सचर है बहुत सारे लैंग्वेज के वर्ड्स का.
और इस तरह के वर्ड्स जो हम दूसरी लैंग्वेजेस से लेते आते हैं और हमारी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उन्हें हम लोन वर्ड्स कहते हैं। तो अब ये लोन वर्ड्स जो आए तो कहीं और से हैं, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको लिखने का तरीका ऐसा था, जिसको हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें से कि हमने इन मार्क्स को हटा दिया है, और इन मार्क्स का पर्पस क्या है? सिर्फ इतना सा पर्पस है कि ये बताते हैं कि किस सिलेबल पे आपको जोर देना है या प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर लेटर का। जैसे कि हमने ई के डिफरेंट साउंड्स पढ़े हैं, राइट? आपने शायद पहले पढ़ा हो, फोनेटिक्स पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यदि हम किसी और वर्ड में, जैसे हम अलग, जैसे यहाँ पे वर्ड देखो हॉर्स, यहाँ पे ई को हमने अलग से प्रोनाउंस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं फियोंसे, मतलब हम ई पे स्ट्रेस दे रहे हैं, फियोंसे। यहाँ पे ये बताता है कि इसके ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना है। तो इस तरह के वर्ड सिर्फ इसीलिए यूज़ किए जाते हैं। आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। कुछ और दो चार वर्ड्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको वर्ड्स भी मिल जाएंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, एक ये वर्ड है क्लीशे। देखो, क्लीशे का मतलब ये होता है, ये एक फ्रेंच का वर्ड है और इसका मतलब ये होता है कि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत चलन में आ रहे हैं, है ना? कुछ ऐसे कहावतें होती हैं जो बस चलती चली आ रही हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं पता नहीं, अपनी ओरिजिनलिटी को खो चुकी हैं, लेकिन ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो ओवर यूज़ हो गए हैं, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी हम उनको यूज़ करते हैं और वो आज भी हमारी लैंग्वेज से बाहर नहीं हैं। जैसे कई बार बोला जाता है ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, या फिर टाइम हील्स ऑल द वुंड्स, इस तरह की चीज़ें, समय सारे घाव भर देता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, हर कोई बोलता है, कहाँ से आया कैसे आया पता नहीं, बस यूज़ हो रहा है, तो उसे कहा जाता है क्लीशे। इस तरह के वर्ड्स प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि ये सब भी आपको एग्जाम में काम आते हैं। ओके, अब उसके बाद एक और वर्ड देखो, यदि इस वर्ड को मैं प्रॉपर पढ़ूं तो सिंपल बोलूंगी कि पिनाटा, लेकिन यहाँ पर देखो, ध्यान दो ज़रा, इसके ऊपर एक इस तरह का मार्क लगा हुआ दिखेगा, स्पेनिश से आया हुआ ये वर्ड है, इसे कहा जाता है पिनियाटा। पिनियाटा देखो बिल्कुल चेंज हो गया, पहले पढ़ा था पिनाटा लेकिन अब हो गया पिनियाटा, मतलब एन के ऊपर हमने थोड़ा स्ट्रेस देके उसको प्रॉपरली बोला। इसका पिनियाटा का मतलब आपने शायद देखा होगा, बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है, कभी बर्थडे पार्टी होती है या कोई इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, तो उनके पास एक एनिमल शेप में कुछ पेपर से बना हुआ कुछ होता है, जिसे वो स्टिक से तोड़ते हैं, है ना? तोड़ने के बाद उसके अंदर जो स्वीट्स वगैरह रहती है, बच्चे जाते हैं और वो बिल्कुल पाउंस हो जाते हैं उसके ऊपर और उसे ग्रैब या स्नैच करने की कोशिश करते हैं, है ना? मतलब हम कह सकते हैं कि वो बच्चे स्क्रैम्बल करते हैं। तो ये पिनियाटा वर्ड स्पेनिश से आया, और देखो ज़रा इस वर्ड के ऊपर भी मार्क लगा हुआ है। इसके अलावा दूसरा एक वर्ड और दिखाती हूँ, देखो इसे क्या बोलते हो, कहाँ चलें? कैफ़े। कैफ तो नहीं बोलते ना, ई के ऊपर साइन लगा हुआ है, देखिए कैफे, तो ई के ऊपर साइन लगा है, मतलब आपको इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। ओके, अब और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। देखो ये यहाँ से साइन लगा, ये इस तरफ से लगा, ठीक है? डिफरेंट तरह के डायक्रिटिकल मार्क्स होते हैं बेटा, मैं वो आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ वर्ड्स दे रही हूँ कि आप प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करिए, साथ साथ आपको एक हल्का फुल्का आइडिया हो कि इसका मतलब कुछ डिफरेंट होता है। इसे हम कहते हैं देजा वू, बड़ा ही फेमस वर्ड है आज की डेट में। पूछा जाता है तुम्हें कभी देजा वू हुआ है? देजा वू का मतलब सिंपल ये होता है कि कभी कभी हमें ऐसी फीलिंग आती है ना कि हम इस रोड से पहले गुजर चुके हैं, अरे अभी अभी इसने जो कहा ये तो पहले भी हो चुका है, अभी जो चल रहा है ये चीज़ ऑलरेडी पहले हमने फील की हुई है। ऐसा कई बार फील होता है ना, तो ये जो फील होता है ना कि हाँ ये चीज़ पहले हो चुकी है, उसे हम देजा वू कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, और एक और बहुत अच्छा सा वर्ड मुझे अभी ध्यान आ रहा है, देखो ये वर्ड है नाइव। नाइव मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी पे भी विश्वास कर लेता है,
बड़ा ही भोला भाला, बड़ा ही सिंपल सा होता है, नाइव कहलाता है, ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें उसे पता नहीं होती है। आई के ऊपर यहाँ 2 डॉट्स मिलेंगे बेटा, और इसलिए मैं इस आई पे जोर दे रही हूँ, नाइव, है ना। अदरवाइज इसे नेव कह सकते थे, बट दिस इज नाइव। तो ये एक अलग तरह का डाई क्रिटिकल मार्क है। तो उस नाइव का मीनिंग भी नोट डाउन कर लो। तो ऐसे ना बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। देखो, फियोंसे तक कर लिया था, एक्टर एक्ट्रेस। अगला वर्ड देखो, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट नहीं है, ओके। कॉन्फिडेंट होगा मतलब वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है ना। कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस बारे में, मतलब मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैं ये कर लूंगी। सो कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ पे स्पेलिंग में देखो ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे टी के आगे एक और ई है। ये दोनों कॉलम सबको अच्छे से याद होने चाहिए, और स्पेलिंग के साथ याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन टैग में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अब कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट नहीं, प्लीज स्पेलिंग से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना गाइस, जरा भी नहीं, ओके। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिस पे आप विश्वास कर सको। जैसे कि हम अपने फ्रेंड के ऊपर विश्वास करते हैं, तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। अगला देखो, डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट में भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है फीमेल के लिए, और यहाँ मेल के लिए नहीं है। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए सेम यूज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इट्स बेटर, एग्जाम पर्पज से ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, ठीक है। देखो, स्पेशली ना हमारे वो बच्चे जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट्स हैं, है ना। आई कैन से वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स हु आर वेट बिहाइंड द ईयर्स, दे नीड टू पे मेजर अटेंशन हियर, ओके। कोशिश करो दैट यू डोंट किक योर हील्स, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। अगला देखो, बेनिफैक्टर बेनिफैक्ट्रेस, जो दान दाता होते हैं, जो किसी चीज़ का दान करते हैं। अगला है विजर्ड और विच। फेरी टेल्स के अंदर जो कुछ जादूगर वगैरह होते हैं ना, जो कुछ अच्छा बुरा करते रहते थे, उनके लिए विजर्ड और विच यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ ये दोनों कॉलम्स को ध्यान रखिए। आपको वोकैबुलरी ऑलरेडी मिल चुकी है, इसको याद करना है। अगले कॉलम पे आ जाते हैं, विच इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में देखो, वो वर्ड्स होते हैं जो हम मेल या फीमेल दोनों पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि टीचर, तो टीचर में मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। स्टूडेंट, डॉक्टर, लॉयर। देखिए यहाँ सारे के सारे एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं, जैसे कि एनमी, फ्रेंड, रिलेटिव, परफॉर्मर, डांसर, सिंगर, पर्सन, बर्ड, कस्टमर, स्टूडेंट, नेबर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, चाइल्ड। मतलब ये जब बोले जाएंगे तो इसका मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कॉमन नाउन में पढ़े थे। लेकिन वहाँ पे कॉमन नाउन में यदि बॉय बोला है तो वो पर्टिकुलर बॉय के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्ड्स जो होते हैं ये बॉय या गर्ल दोनों में से किसी को भी बता सकते हैं। अब आते हैं न्यूटर। न्यूटर का मतलब होता है वो चीज़ें, थिंग्स की बात हो रही है या निर्जीव चीज़ों की बात हो रही है, चाहे ये बोर्ड हो, पेन हो, घड़ी हो, आपके सामने जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, सोफ़ा, चेयर, बैड, एवरीथिंग, वो सब न्यूटर है। तो बस इसमें, इस टेबल में ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, और यदि ये याद हो जाते हैं तो आगे का चैप्टर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब कॉमन नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन के 4 टाइप भी देख लिए, लेकिन कॉमन नाउन में कुछ और चीज़ भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाम से समझ में आ रहा है, कैन बी काउंटेड, ठीक है। मेरे पास कितने पेन हैं? 1 पेन है, ठीक है। आपके पास कितनी शर्ट्स हैं? 4 शर्ट्स हैं। आपके पास कितने स्कूटर्स हैं? 2 स्कूटर्स हैं। काउंटेबल नाउन एक भी हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब एक और कंक्लूजन यहाँ से निकालते, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, मतलब एक चीज़ भी हो सकती है, और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पानी है, एयर है, सोना है, चांदी है, प्लास्टिक है, वुड है। किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ जैसे कि लव है, हेट्रेड है, एंगर है, हैप्पीनेस है, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हो? हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हो? 1 गिलास पानी है ना, या फिर 1 लीटर मिल्क है,
या फिर गोल्ड कितने ग्राम है, या फिर प्लास्टिक के कितने चेयर्स हैं, हम इस तरह से उनको काउंट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन नाम में लिखा हुआ है कैन बी काउंटेड, लेकिन मेजर कर सकते हो, इट कैन बी मेजर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना बेटा, ये सिंगुलर ही होगा, इस पे ध्यान दो। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि काउंट नहीं कर पा रहे हो। ओके, काउंट कर सकते हो तो प्लूरल होगा, 1 पेन, 2 पेन, 10 पेन। लेकिन अनकाउंटेबल में पानी 1, 10, 15 नहीं हो सकता है, वो केवल मेजर किया जा सकता है। अब सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। और यहाँ अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, इस चीज पे ध्यान दो। अनकाउंटेबल में एक और चीज मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो अभी आपको मैंने पढ़ाए थे, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब उसके बाद अगली चीज देखो जरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कोई चीज काउंट की जा सकती है तो आप उसे फ्यू के टर्म्स में या फिर मैनी के टर्म्स में बता सकते हो। ठीक है, मैं पूछ सकती हूँ हाउ मैनी किसी भी चीज के लिए, तब आप उसका आंसर नंबर्स में दोगे। लेकिन जब अनकाउंटेबल की बात हो रही है तो वहां पे काउंटिंग नहीं हो रही है, तो फ्यू की जगह पर आ जाएगा लिटिल, और यहां पे आ जाएगा मच, हाउ मच। तो बड़ा ही एक सिंपल सा पहचानने के लिए आपको दे रही हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई चीज़ काउंटेबल नाउन है या नहीं। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन हाउ मैनी में बनेगा। किसी भी सेंटेंस को यदि आप हाउ मैनी के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो काउंटेबल नाउन है, और यदि आप उसे हाउ मच के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। बड़ा ही सिंपल सा रूल है, अंडरस्टैंड करने के लिए सारे कंफ्यूजन को ये दूर कर देता है। और ये जो फ्यू और लिटिल का कंसेप्ट है, ये मैं आपको एडजेक्टिव के चैप्टर में बड़े अच्छे से समझा दूंगी। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, एक और चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे एक चीज़ है तो हम आर्टिकल ए या एन यूज़ कर सकते हैं और द भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, काउंटेबल के साथ आर्टिकल ए एन द यूज़ हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ केवल द यूज़ होगा। और वो कैसे होगा, ज़रा एक छोटा सा एग्जाम्पल चलो ले ही लो। चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। द मिल्क इन द कप इज हॉट। इस एग्जाम्पल में मैं उस पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रही हूँ जो कि कप में रखा हुआ है, इसलिए द मिल्क इन द कप इज हॉट। यदि अदरवाइज मैं मान लीजिए मैं बात करूं कि वाटर इज एसेंशियल टू सर्वाइव, तो उस केस में हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि मैं बोलूं कि द वाटर इन दिस ग्लास इज स्टेगनेंट, द वाटर इन दिस जार इज हॉट, तब उस केस में हम द लगाएंगे। तो अनकाउंटेबल के साथ शर्त होती है कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तभी आप द लगाओगे, अदरवाइज ये द भी नहीं लगता है। ठीक है, मतलब ये मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या दूसरे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में द नहीं लगेगा तब तक जब तक कि आप उसके बारे में पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हो। और इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। तो अभी इस बेसिक चीज़ का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, बाद में लिख लेना जैसा भी आपको ठीक लगे, बट करना ज़रूर है, आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। बेटा ये सारे कंसेप्ट्स ना ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये ध्यान रखना कि यदि आपको अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये ग्रामर कंसेप्ट्स एंड वोकैबलरी पे ध्यान दीजिए। ठीक है,
यदि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो ना, तो आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो पूरे कंसोलिडेट हो जाएंगे, उसमें आपको कहीं स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अब हमारे पास काउंटेबल नाउन है ना। काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं? जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मुझे 10 पेन बनाना है, तो मैं क्या करूं? मतलब नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में है उसको प्लूरल कैसे बनाना है? बड़ा सिंपल सा है। आपके पास जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे बॉय है तो आप इसको प्लूरल बनाने के लिए बॉयज़ लगा देते हो, है ना। आपके पास यदि रिवर है तो आप उसे रिवर्स कर देते हो, है ना। इस तरह से आप प्लूरल बना देते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है, उसकी तरफ ज़रा ध्यान दे लो। हमारा वर्ड जब एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स या ओ पे एंड होता है, तो उसके साथ आपको ऐड करना है ई एस, एंड फाइनली यू विल गेट द प्लूरल नाउन। ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड इससे एंड होना चाहिए। जैसे छोटे से एग्जाम्पल, जैसे यहाँ से एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बॉक्स के साथ ई एक्स लगा दोगे तो ये बन जाएगा बॉक्सेस। ओ, जेड, आप सबके एग्जाम्पल लिखो और फिर बताओ यदि आपको कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल, बस, बसेस, ओके। तो ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग, और उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो। यहाँ पे एक और कंसेप्ट ध्यान आ रहा है, ज़रा वो भी सुन ही लो। देखो, मैंने बोला कि जब आपके पास सिंगुलर नाउन है तो उस सिंगुलर नाउन में आप एस या ई एस ऐड कर देते हो और आपको प्लूरल नाउन मिल जाता है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा होता है वर्ब के केस में, जिस पे ध्यान देना। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है प्ले, और इस प्ले को हमें चेंज करना है सिंगुलर में, प्लेज हो जाएगा। कुक है, कुक्स हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे जरा ध्यान दो। देखो, नाउन के साथ जब एस लगा होता है तो नाउन प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब के साथ एस लगा होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। जस्ट ऑपोजिट कंसेप्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यदि मैं बोलूं बॉयज आर प्लेइंग, देखो बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पे बॉयज प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। लेकिन मान लीजिए मैं बोलूं शी प्लेज, शी प्लेज गिटार, इस केस में देखो यहाँ पे एक सिंगुलर पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाया है। वर्ब के चैप्टर में आप देखोगे कि वर्ब अपने जो रेगुलर फॉर्म में होता है, जो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हो, वो पूरा का पूरा प्लूरल फॉर्म है। जब उसे सिंगुलर बनाया जाता है इस तरह के सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट कंसेप्ट है। याद रखना, ये वाला वर्ब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है, दोनों डिफरेंट है। वर्ब के चैप्टर में देख लेंगे। तो अभी इस पे ध्यान दे दीजिए कि एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ओ के साथ ई एस लगाने पे प्लूरल नाउन बन जाता है। दैट्स इट। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इतनी ही अटेंशन देनी है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे देखो, हमें देखना है कि कुछ तरह के डिजिट्स होते हैं और कुछ लेटर्स होते हैं जिन्हें हमें प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उन्हें कैसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। इन एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर कोई डिजिट्स आ रही है, कोई नंबर्स आ रहे हैं या कोई लेटर्स आ रहे हैं जिनको प्लूरल बनाना है, तो कैसे प्लूरल बनाया जाए। देखो, The crowd erupted with joy as धोनी's 6s and 4s sealed the victory for India. देखो, धोनी के 6s and 4s ने क्या किया, इंडिया की विक्ट्री को कंफर्म कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, crowd erupted with joy, मतलब
जनता एकदम खुशी से ओवरवेल्म्ड हो गई, एकदम से बहुत ही इंटेंस फीलिंग आ गई हैप्पीनेस की। सो इरप्टेड विद जॉयस। तो अब ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतना कि जब भी नंबर होगा तो उस नंबर के साथ प्लूरल दिखाने के लिए सिर्फ एस लगा दीजिए, वो प्लूरल बन जाएगा। मतलब बहुत सारे सिक्सेस थे, बहुत सारे फोर्स थे, ठीक है। सो इनको सिर्फ इस तरह से डिजिट्स को आप प्लूरल बनाते हो। लेकिन जब लेटर्स को बनाया जाता है प्लूरल, तब क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो बड़े अच्छे इडियम्स यूज किए गए हैं। देखो, माइंड योर पीज एंड क्यूज। माइंड योर पीज एंड क्यूज का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एटिकेट होना चाहिए और मैनर्स होने चाहिए। यहाँ पे बेसिकली यही बोला जाता है कि माइंड योर पीज एंड क्यूज मीन्स यू शुड हैव मैनर्स। अगला देखो, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। देखो बेटा, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। मैं यदि मान लीजिए अपना नाम लिखती हूँ यहाँ पे और मैंने आई के ऊपर डॉट लगाना छोड़ दिया, भूल गई, इसके अलावा टी को भी मैं क्रॉस करना भूल गई, तब क्या होगा, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा। अभी ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो फिर भी आप एल पढ़ लोगे, लास्ट वाला कैसे पढ़ोगे। जब मैं टी को क्रॉस करूंगी और आई के ऊपर डॉट लगाऊंगी, तब कहीं जाके चीज़ कंप्लीट होगी। इसका मतलब क्या है, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, मतलब कोई भी काम करो तो बराबर करो, कंप्लीटली करो, अधूरा मत करो, नहीं तो नुकसान होने वाला है। सो डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, इन दोनों को याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो डिजिट्स एंड लेटर्स को किस तरह से प्लूरल बनाया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद चलो आ जाओ कंपाउंड नाउन में आ जाते हैं हम। कंपाउंड नाउन में हमें दो तीन तरह की नाउन को देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, मदर इन लॉ। यहाँ पे मैंने लिखा टूथब्रश, और यहाँ पे लिखा स्पूनफुल। बस कंपाउंड नाउन के अंदर हमें इन तीन कंसेप्ट्स पे ही अटेंशन पे करनी है। जब हम बोलते हैं मदर इन लॉ, यहाँ पे बात हो रही है ओनली वन मदर इन लॉ की, लेकिन उस केस में जैसे कि हम बात करें सीता जी की तीन सास थी, है ना, तीन मदर इन लॉ थी। तो अब उसके बाद हमें इसको प्लूरल बनाना है, इस वर्ड को। मतलब हमें बोलना है कि उसकी जो मदर इन लॉ थी तीन तीन, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया, तो हम कैसे बोलेंगे कि हर मदर्स इन लॉ ऑर्डर्ड हर टू डू दैट। तो अब आपको बस इतना ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो मेन वर्ड यहाँ पे लिखा है मदर के साथ आप एस लगा दोगे, और इन लॉ। प्लीज ध्यान रखो, लॉ के साथ एस मत लगाना, मदर इन लॉज नहीं करेंगे, मदर्स इन लॉ। हर मदर्स इन लॉ ऑर्डर्ड हर टू डू दैट, ओके। सो बस इस तरह के ये जो हाइफन वाले ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये जितने भी हाइफन वाले जो आपको कंपाउंड नाउन देखने को मिलेंगे, उन सभी में आपको ये जो फर्स्ट वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसके साथ एस लगाना है। ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, यहाँ पे आपका ये कंपाउंड नाउन प्लूरल बन जाएगा। अगला देखो, दूसरे तरह का कंपाउंड नाउन होता है जो कि दो नाउन से मिलके बना है, टूथ और ब्रश, लेकिन ये यूज हो रहा है एक नाउन की तरह, टूथ ब्रश। ब्रश कैसा है, पर्टिकुलर टाइप का टूथ ब्रश है। तो अब मेरे पास एक टूथ ब्रश है, मान लीजिए मेरे पास दो हैं, तो क्या मैं टीथ ब्रश बोलूंगी? नहीं, उस केस में मैं टूथ को प्लूरल बना रही हूँ, मुझे प्लूरल किसको बनाना है, ब्रश को। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टूथ ब्रशेस। अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में बताया था कि यदि कोई वर्ड एस एच पे एंड होता है तो उसके साथ ई एस आएगा प्लूरल बनाने के लिए, टूथ ब्रशेस। सेकेंड टाइप, इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, पेंसिल बॉक्सेस, बेडरूम्स, गॉट इट। अब तीसरे तरह का, जिसमें कि वर्ड एक साथ लिखा होता है, स्पून और फुल। अब मेरे पास एक स्पूनफुल शुगर है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा स्पूनफुल शुगर है, तो इसको बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने का,
लास्ट में एस ऐड कर दीजिए, स्पूनफुल्स, 5 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर। ओके, सो ये 3 कंपाउंड नाउन के टाइप होते हैं जिसमें हाइफन वाले होते हैं। 2 नाउन एक साथ आते हैं, अलग अलग लिखे होते हैं, और तीसरा तरीका होता है जिसमें वो दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। सो स्पूनफुल्स एंड बोलफुल्स एंड बहुत सारे इसके अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से हमें नाउन को जो कि काउंटेबल होती है हम उसे प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ काउंटेबल को ही प्लूरल बना रहे हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो गो अहेड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ अनकाउंटेबल नाउन आई है, और इस अनकाउंटेबल नाउन से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ पे भी बढ़िया वोकैबुलरी मिलने वाली है। बट आप बोलोगे मैम ये तो हमें सब आता है, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, ज्वेलरी, लगेज। डेफिनेटली कुछ प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिलेगी। मेरे पास अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर की बात कर रही हूँ। सोफ़ा, अलमारी, पलंग, जितनी भी चीज़ें घर में रखी हुई हैं, टेबल है, साइड टेबल है, सेंटर टेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें फर्नीचर में आती हैं। फर्नीचर एक नहीं होता है, फर्नीचर बहुत सारी चीज़ें जो घर में आपकी बैठने के लिए, सोने के लिए, कपड़े रखने के लिए यूज़ हो रही हैं, उनको फर्नीचर कहा जाता है ना। अब मुझे तो फर्नीचर मूव करना है, मतलब मैं सारा फर्नीचर मूव कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे सिर्फ एक फर्नीचर मूव करना है। मान लीजिए मुझे टेबल मूव करनी है, मुझे सामने वाले को बताना नहीं है कि मुझे टेबल मूव करनी है, लेकिन मुझे फर्नीचर का सिर्फ एक है जो मूव करना है, तब मैं कैसे बोलूँ। आगे देखो, एडवाइस देनी है मुझे, है ना, सलाह, एक सलाह देनी है मुझे या फिर बहुत सारी सलाह देनी है, एक इंफॉर्मेशन या बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक काम या बहुत सारे काम, एक ज्वेलरी, इसे ज्वेलरी मत बोलिए प्लीज़, ज्वेलरी बोलिए, दिस इज कॉल्ड ज्वेलरी। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा लगेज है। लगेज का मतलब होता है सामान, जो आपके सूटकेस होते हैं, आपके ट्रॉली बैग्स होते हैं, जो आप ट्रैवल में जाते हो तो लेके जाते हो। तो ये जो सारे के सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं अनकाउंटेबल हैं, इनके साथ एस नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अनकाउंटेबल का आप प्लूरल नहीं बनाओगे। यदि अनकाउंटेबल का कहीं प्लूरल बना हुआ दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए वर्क की जगह वर्क्स लिखा हुआ है, या फिर वर्ड की जगह वर्ड्स है, या फिर कुछ और आगे बताती हूँ, इनमें कहीं भी यदि एस लगा हुआ है, जैसे एयर के साथ एस लगा हुआ है, इन सारी चीज़ों में या तो गड़बड़ है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन यदि किसी ने बनाया है तो वो रॉन्ग है, आप एरर आइडेंटिफाई कर लोगे, या फिर उस वर्ड का कुछ और ही मीनिंग है, उस वर्ड का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे कि एयर का मतलब होता है हवा, है ना, लेकिन यदि इसको किसी ने प्लूरल बना दिया है और हवा के सेंस में यूज़ किया गया है कि बहुत हवाएं चल रही थी, तो आप बोलो एयर्स चल रही थी, तो वो गलत है। लेकिन यदि एयर्स यूज़ हुआ है तो इसका मतलब होता है एक दिखावटी व्यवहार, है ना, एक दिखावा करना, जिसको हम एयर्स बोलते हैं। मतलब यदि अनकाउंटेबल नाउन में एस लगा हुआ है, या तो गलत है यदि एयर के सेंस में यूज हुआ है, या फिर इसका मीनिंग कुछ और होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, ओके, पेन का मतलब होता है दर्द, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द हो रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे पेन्स हो रहे हैं। पेन मतलब दर्द होता है, और पेन्स का मतलब होता है एफर्ट। जो जैसे बोले कि उसकी माँ ने उसको पढ़ाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए बहुत पेन्स लिए, मतलब बहुत एफर्ट किए, बहुत कष्ट उठाए और फिर उसको बड़ा किया, तो इसका मीनिंग एकदम डिफरेंट हो गया। गॉट इट। वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स जो होता है वो लिटरेचर में जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड हो जाता है। यदि मैं लिखूं वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। यदि हम बात करें वाटर की, तो वाटर पानी है,
लेकिन यदि वाटर्स यूज़ किया जाता है तो समटाइम्स ये ओशन के सेंस में जाता है। तो बस इतना याद रखो कि अनकाउंटेबल नाउन अपने ओरिजिनल सेंस में यदि प्लूरल बना के किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो गलत है, और यदि किसी और सेंटेंस में इसको यूज़ किया गया है विथ एस तो उसका मतलब कुछ और है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ से भी वोकैबुलरी मिल रही है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कंसेप्ट्स मिल रहे हैं, और ये कंसेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गॉट इट? इसलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी अपनी नॉलेज के लिए आप शांत होकर मत बैठ जाना, हमेशा क्यूरियोसिटी को बढ़ा के रखो। चलो अभी बैक टू दिस स्लाइड। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे इन सभी को यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए मुझे प्लूरल बनाना है। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मुझे इसे काउंटेबल बनाना है। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, इस अनकाउंटेबल नाउन को किस में चेंज करने वाली हूँ, काउंटेबल में। अब काउंटेबल में चेंज करूंगी तो या तो सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा। ओके, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में चेंज करके इधर सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो बस इन सभी के आगे आपको अ पीस ऑफ जोड़ना है, ठीक है। A piece of furniture, a piece of advice, a piece of information, a piece of work, a piece of jewelry, a piece of luggage भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक आइटम हो गया। मान लीजिए मेरे पास 5 है तो मैं क्या बोलूँगी, 5 pieces of। उस केस में भी इनके साथ एस नहीं लगेगा, सिर्फ जिस चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे काउंटिंग कर रहे हैं, सिर्फ उसमें आप एस लगाएंगे। सो फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, ज्वेलरी, लगेज, इन सभी के साथ में आप अ पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ ऐड कर सकते हो। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड आया है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये होता है ये हमारा जो कॉपी, किताब, लिखने वाला जो आइटम होता है ना, लाइक पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, उन सभी को स्टेशनरी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। यदि ई है तो ये रिलेटेड टू दैट राइटिंग मटेरियल जो कि हमें शॉप में मिलता है, लेकिन यदि यहाँ पे ए हो जाएगा तो ए स्टेशनरी का मतलब होगा जो चीज़ हिलती नहीं है, जो स्थिर है ना, वो। तो स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना, छोटा सा डिफरेंस है। कई बार जो स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कहा है कि 1 नाउन मिस्टेक कैन कॉस्ट यू अ क्वेश्चन। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, मैं आपका ध्यान यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, वर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि जिनका प्लूरल बनाते हैं तो कैसे चेंजेस आ जाते हैं। किसी और क्लास में हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। वर्ड का मतलब एक वर्ड भी हो सकता है, 1 वर्ड, या 5 वर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन सम टाइम इस वर्ड का मतलब होता है कुछ प्रॉमिस से रिलेटेड, तो उस केस में आप इसे प्लूरल नहीं बनाते हो। फिर देखो ब्यूटी, ब्यूटीज़, यहाँ पे बाल की बात हो रही है, इसको बाल को हम हेयर को हेयर ही बोलते हैं, इसका प्लूरल नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, यदि मुझे बोलना है कि 5 बाल टूट गए तो 5 स्ट्रैंड्स, 1 स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोल सकते हैं, या फिर लॉक ऑफ हेयर बोल सकते हैं। तो स्ट्रैंड ऑफ हेयर या लॉक ऑफ हेयर आप बोल सकते हो। कॉर्न, भुट्टा जो होता है, कॉब ऑफ कॉर्न हो सकता है। ब्रेड, ब्रेड के लिए बड़ा अच्छा, ये ध्यान रखो बेटा। देखो इस पे ध्यान दो, अ लोफ ऑफ ब्रेड, देखिए इस पे बड़े अच्छे से अटेंशन दो। अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। और मान लो मैं बोल दूं कि 5, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए नोट डाउन करिए इसको फटाफट। an ear of corn, a fit of rage, a sheet of paper, बड़ा important,
5 पेपर्स दे दो, अक्सर बोलते हैं कितने पेपर्स चाहिए, 5 पेपर्स नहीं, पेजेस काउंटेबल हैं, पेपर नहीं। पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, 5 शीट्स ऑफ पेपर। तो पेपर के आगे एस नहीं लगाओगे, उसमें शीट लगाओगे। इसी तरह से यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बेटा, जैसे कि एक्ट के साथ हम लगा सकते हैं एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, देखिए, अ रे ऑफ होप, अ ब्लेड ऑफ ग्लास। इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम प्लूरल बना सकते हैं और सिंगुलर में भी मीन्स हम काउंटेबल बना सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। स्ट्रोक ऑफ लक, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पीस ऑफ फर्नीचर एडवाइस इंफॉर्मेशन किया है, वैसे इक्विपमेंट के साथ भी हम पीस लगा सकते हैं। तो ये तरीका है अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने का। इसके ऊपर भी कई बार स्पॉट द एरर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है कि 5 ब्रेड्स। तो ध्यान रखो कि ब्रेड जो होता है उसका लोफ होता है या फिर स्लाइसेस होती हैं, है ना, एक स्लाइस होगी या स्लाइसेस होंगी। सो अ लोफ ऑफ ब्रेड या फिर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा, 5 लोव्स ऑफ ब्रेड होगा या 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होगा। इंपॉर्टेंट यही है कि एस कहाँ पर लगना है, उस पोजीशन पे ध्यान दीजिए। सो दिस इज द वे जिससे कि हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है नाउन पोजीशन का, देखो ध्यान दो इस पे ज़रा। नाउन पोजीशन मैं आपको इसी चैप्टर में ही पढ़ा देती हूँ क्योंकि बड़े काम की चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले ही आप देख रहे थे कि धोनी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है धोनी का। मान लो मैं बोलूँ नेहास पेन, नेहास पेन, धोनीज बैट, ओके, या फिर अमित्स शर्ट, ओके। इन सब में आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, बैट किसका है, धोनी का, पेन किसका है, नेहा का, शर्ट किसकी है, अमित की। मतलब पोजीशन वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है बिलोंगिंग को। देखो, इट शोज कि कोई चीज किसी पर्सन को बिलोंग करती है। तो पहली चीज ये है कि जब एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो ये बिलोंगिंग को शो करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड देखिए, यदि मैं लिखती हूं यहां पे जरा ध्यान दो इन चीजों के ऊपर। मैंने लिखा विकास का बैग और ये क्लास नेम है व्यास, इनका घर। तो अब इन दोनों केस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे। ये वर्ड ऑलरेडी एस के साथ एंड हो रहे हैं। तो जो वर्ड एस के साथ एंड होते हैं उनमें हम दोबारा एस नहीं लगाते हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से आपको कई जगह रीडिंग जब आप करोगे तब आपको इस तरह से कई जगह लिखा हुआ दिखेगा और वहाँ यही क्वेश्चन आता है कि ये एक मार्क क्यों लगा हुआ है। जैसे इसके पहले हमने डायक्रिटिकल मार्क देखा था ना, उसके लिए क्वेश्चन आता है, वैसा ही ये क्वेश्चन आता है कि ये इसके बाद ये मार्क क्यों लगा हुआ है। तब उस केस में आप समझ जाओगे कि वो वर्ड्स चाहे फर्स्ट नेम हो चाहे लास्ट नेम हो, यदि वो एस से एंड हो रहा है तो उसके साथ हमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। गॉट इट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पे ध्यान दीजिए। अगला देखो, यदि मैंने लिखा प्रिंस, प्रिंस का नाम एस से तो एंड नहीं हो रहा है लेकिन एस के साउंड से एंड हो रहा है। तो जब ये एस के साउंड से एंड होगा तब उसमें भी एस मत लगाइए, प्रिंसेस हो जाएगा, वो प्रिंस प्रिंसेस बन जाएगा। इसलिए प्रिंस का नाम स
किस साउंड से एंड हो रहा है तो उसमें भी सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाना है। कंक्लूजन क्या है? वो नेम या लास्ट नेम जिसमें कि लास्ट लेटर एस है या फिर लास्ट लेटर या उससे पहले वाले लेटर जो भी है उसका साउंड एस से रिलेटेड है, स साउंड है, तो उसके साथ एस एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, सिर्फ एक एपिस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देना है। इट विल कन्वे द सेम मीनिंग। आई होप इट इज क्लियर। अब उसके बाद तीसरी चीज यहाँ पे देखो, थर्ड चीज पे ध्यान देते हैं हम। मैंने लिखा बॉयज ग्राउंड। गर्ल्स ड्रेसेस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉयज वर्ड प्लूरल है, गर्ल्स वर्ड प्लूरल है और एंड होता है एस पर। मतलब अगेन हम कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया जाएगा। सो बॉयज ग्राउंड एंड गर्ल्स ड्रेसेस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अगला देखिए, देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ बॉयज और गर्ल्स प्लूरल था लेकिन एस के साथ एंड हो रहा था। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जब प्लूरल बनता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है। MAN मैन इज सिंगुलर बट MEN मैन इज प्लूरल। सो मैन के साथ यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा, वुमेन के साथ एस लगेगा, चिल्ड्रन के साथ एस लगेगा। मीन्स वो प्लूरल नाउन जो कि एस के साथ एंड नहीं होते हैं उनका यदि पोजीशन दिखाना है तब उसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, इस तरह की एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। उस लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाए जाते हैं, स्पेशली वो वाले जो बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं। लाइक मैन मैन, चिल्ड्रन चाइल्ड का चिल्ड्रन बनेगा, वुमेन का विमेन बनेगा। बड़ा ही अच्छा देखो यहाँ पे ये दो वर्ड हैं WOMAN एंड WOMEN। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, ध्यान दे लीजिए, इसको रिवाइज करिएगा। वुमन एंड वेमेन, जब भी आप इसे यूज़ करो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ यूज़ करो। वुमन वेमेन, वुमन वेमेन। गॉट इट? तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन है और एस से एंड नहीं हो रहे हैं तो उसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगा के उस चीज़ का पोजीशन, उस चीज़ की बिलोंगिंग हम बता देते हैं कि इस बेड के ऊपर अधिकार धोनी का है, इस पेन के ऊपर नेहा का है और इस शर्ट के ऊपर अमित का है। वो नाम या लास्ट नेम जो एस से एंड होते हैं उनके साथ एक एक्स्ट्रा एस ऐड नहीं किया जाता है। एंड सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन वो प्लूरल नाउन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो एस के साथ एंड नहीं होते हैं, वहाँ पे आप एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर नाउन पोजीशन। बिकॉज रीडिंग में आपको ये चीज़ बड़ी देखने को मिलेगी कि केवल एक एपिस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया जाता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये चीज़ क्या है। गॉट इट? अब इसके बाद एक अगली स्लाइड में चलते हैं और कुछ चीज़ें लिखते हैं। Chairs cover, mobiles charger, pens cap, shirts button। देखिए अब यहाँ पे आपको देखना है कि चेयर, मोबाइल, पेन, शर्ट ये सारे के सारे कौन सी नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था
वापस जाके ज़रा याद करो। मैंने बताया था कॉमन नाउन में जब न्यूट्रल टाइप पढ़ा था तब ये सारी निर्जीव चीज़ें हैं, है ना, लाइफलेस चीज़ें हैं। तो जब इनमें जान नहीं है तो इन सभी के साथ बने हुए ये सारे सेंटेंस रॉन्ग हो जाते। देखो इन जनरल जब हम स्पोकन में बात करते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उस समय चल जाता है क्योंकि एक वो बोलचाल की भाषा होती है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है, पर जब हम सीख रहे हैं तो हम सही चीज़ सीखें, वो ज़्यादा बेटर है। तो अब यहाँ पे इसको ज़रा करेक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास वो चीज़ें हैं जो कि निर्जीव हैं, लाइफलेस हैं, जिनमें जान नहीं है, तो उन्हें कैसे लिखना है। Cover of the chair. This is the correct way. Charger of the mobile. After that we have pen's cap. Cap of the pen. Shirt's button. बटन ऑफ द शर्ट। देखो ये करेक्टेड फॉर्म है, जो पहले लिखे हुए हैं वो रॉन्ग है क्योंकि हम कभी भी निर्जीव चीज़ों के साथ इसको यूज़ नहीं करते हैं। नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे आप भूलो मत। चलिए अब इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस। आपको हर जगह बताया जाएगा कि ऐसा नहीं होता है, ये रूल है, और उसके बाद वो रूल तोड़ दिया जाता है। इसलिए क्योंकि हमने इंग्लिश को बहुत सारी जगह से वर्ड्स को कलेक्ट करके उसमें यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे ग्रामर बनाने वाले लोग आए जिन्होंने अलग अलग तरह के रूल्स दिए, और हर जगह यही होता है। साइंस में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह ही है इंग्लिश भी। तो चलो यहाँ पे देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे भले ही चीज़ लाइफलेस हो, निर्जीव हो, लेकिन उसके साथ में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। पहला है हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ का मतलब जितने भी हमारे प्लैनेट्स की बात हो रही है या फिर यूनिवर्स की बात हो रही है, उसमें जितनी चीज़ें हम बात कर रहे हैं उन सभी के साथ एपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं। देखिए, Earth's gravitational force holds the atmosphere in place and marks life possible on the planet. Okay? अगला देखो, किसी भी तरह का इडियम या फ्रेज होता है, उस केस में भी आप वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लाइफलेस थिंग। कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ सजीव है, निर्जीव है, आप लगा सकते हो। फॉर हेवन सेक स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड फोकस, जैसे एट एन आर्म्स लेंथ। थर्ड देखो, रिस्पेक्टेबल थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरह की चीज़ें बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है। इंडिया ऑब्वियसली, देखो इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो रिस्पेक्टेबल थिंग्स के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। उसके अलावा यूनिट ऑफ टाइम, स्पेस एंड वेट। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल इंक्लूड किए हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। द ट्रेंच वॉज 5 मीटर्स डेप्थ, मतलब मीटर के साथ हमने यहाँ पे ये प्लूरल वर्ड है इसलिए इसके साथ सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया। द ट्रक कैरी 2 टन्स लोड्स ऑफ सप्लाईज, टन्स भी अगेन प्लूरल है, सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि या तो टाइम या स्पेस या वेट से रिलेटेड यहाँ पे यूनिट यूज हो रही है। द मिशन रिक्वायर्ड 3 days प्रेपरेशन, यहाँ टाइम की बात हो रही है। देखिए डेज प्लूरल है, इन तीनों ही केसेस में हमने एपिस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया है। तो कहीं पर भी टाइम, स्पेस और वेट आएगा, उसे प्लूरल, उसे एपिस्ट्रॉफी एस के साथ पोजीशन में डाला जा सकता है। डेज, गवर्नमेंट एंड करेंसी। द मिशन रिक्वायर्ड 3 weeks, यहाँ पे डे की बात हो गई, टाइम के साथ स्पेसिफिक हमने यहाँ पे भी उसको देख लिया। देखो, द मिशन रिक्वायर्ड 3 weeks प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। द ऑफिसर डोनेटेड 5,000 rupees सैलरी टू द फंड। The government's decision was welcomed by the citizens. ये कुछ एक्सेप्शन हैं जिनको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, इनको ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको दिया हुआ है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे। अगला है पर्सोनिफिकेशन। आई थिंक आप लोगों ने 9th 10th में ये फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे।
तरह तरह के फिगर ऑफ स्पीच लाइक मेटाफर पढ़ा होगा, सिमिली पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे पढ़े थे। उसमें एक आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब वो चीज़ें जिनमें जान नहीं है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनको हम ऐसी क्वालिटीज़ देते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स देते हैं जिससे फील होता है कि वो सजीव हैं, उनमें जान है, उनको हम वैसा फील करते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि बादल रो रहे हैं, फूलों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरह से फूल मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन हमने बता दिया कि हमें फील हो रहा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि इंसान स्माइल करता है। तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो। साइलेंस इज पावर स्पोक लाउडर देन वर्ड्स। अब साइलेंस के पास क्या ये पावर है कि वो लाउडर देन वर्ड्स बोले, लेकिन हमने पर्सोनिफाई कर दिया। फेट्स डिसीजन चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। द सन स्माइल नहीं करता है, लेकिन हमने पर्सोनिफाई किया। द रेन्स टीयर्स वॉश्ड अवे द डस्ट ऑफ समर। तो यहाँ पे रेन कोई बादलों के आंसू नहीं है, लेकिन हमने पर्सोनिफाई किया है। तो जब भी किसी भी तरह की कोई पोएम होती है, उसमें ऑथर के पास ये फ्रीडम होती है कि वो इस एपिस्ट्रॉफी एस को बड़े आराम से किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकता है, कहीं पर भी यूज़ कर सकता है। तो ये 5-6 प्लेसेस हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं एपिस्ट्रॉफी एस। ये एक्सेप्शंस हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा और मेमोराइज रखना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? चलो, तो आज की क्लास के लिए नाउन में इतना ही टॉपिक है। एंड वंस वी कंप्लीट एवरीथिंग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद आपके मैं कुछ प्रैक्टिस पेपर्स करवाऊंगी, और उन प्रैक्टिस पेपर में आप देखोगे कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पॉट द एरर, हर तरह के क्वेश्चन में इंक्लूड करके दूंगी। तो अभी से परेशान मत हो जाना कि अरे मैम आपने बस ये पढ़ा दिया है, हमें क्वेश्चंस करवा दो। सबसे पहले कंसेप्ट्स को मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि यदि आप कंसेप्ट्स याद नहीं रखोगे, रिवीजन नहीं करोगे, आप बिल्कुल साइडलाइन हो जाओगे एग्जाम में। एक से एक बच्चे जिनके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन रिवीजन नहीं था, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इसलिए एवरीबॉडी, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि देखो, एग्ज़ाम जब आएगा, उस एग्ज़ाम के ठीक पहले तैयारी करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दो एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्योंकि अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे। सो कीप ऑल द डिस्ट्रैक्शन एट एन आर्म्स लेंथ। और उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो ध्यान नहीं देते हैं कि यदि मान लीजिए इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू किया तो वो इतना लंबा चला जाता है कि उसमें आवर्स चले जाते हैं। तो बेटा, आप सब बच्चे जो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो, उसको मिस यूज़ मत करो। क्योंकि यदि आप ओवर यूज़ करते हो फ़ोन का, तो ओवर द टाइम आप देखोगे कि आप में सिनाइल टाइप हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ध्यान दीजिए कि आपके पास जो फैसिलिटी मिली हुई है उसे आप सिर्फ अभी कुछ महीनों के लिए स्पेशली अच्छे काम में यूज़ करें, और कोशिश करें कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा दे सके। इसलिए मैं आपकी चारों स्किल इंप्रूव करने की तरफ ध्यान दे रही हूँ। एज आई मेंशन, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। सुनना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। आप रीड करोगे, आपको वोकैबलरी मिलेगी, आप राइट करोगे, आपके स्पेलिंग्स इंप्रूव होंगे। और इसके अलावा बोलना तो है, यदि बोलोगे नहीं तो स्पोकन पार्ट इंप्रूव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इन चारों स्किल को आपको एक साथ इंप्रूव करना है। एंड एट लास्ट आई कैन से कि सीरियसली ये एग्ज़ाम्स टफ तो हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपकी मेहनत से आप ये क्लियर कर सकते हो, एंड यू कैन पेव द वे फॉर अदर्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। कोई भी डाउट होता है इस क्लास से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जो पुराने बच्चे हैं, आप लोग वेलकम हो। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने डाउट्स को डाल सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेरी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। जय हिंद, टेक केयर।